नमस्कार, स्वदेश आहार में आपका स्वागत है। मैं हूं निकुंज डालमिया। आज हम बात करेंगे कुछ बड़े बुनियादी मुद्दों की। सबसे पहला मुद्दा, यूएस मार्केट्स में इस समय हम देख रहे हैं नैस्डैक एक बेयर मार्केट में आ चुका है। एक बड़ा मार्केट है, उसका इम्पैक्ट भारतीय शेयर बाजार में क्या हो सकता है। दूसरा मुद्दा, महंगाई को लेकर के हमें किस प्रकार से अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करना चाहिए। तीसरा मुद्दा, अगर कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं तो इसका इम्पैक्ट मार्जिन्स और बड़ी कंपनियों को और छोटी कंपनियों को क्या पड़ेगा। और चौथा और एक नियर टर्म इशू तो नहीं मगर एक इवेंट जिससे LIC IPO, उसको लेकर के इंश्योरेंस सेक्टर को क्या हो सकता है। इन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ सौरभ मुखर्जी जुड़ रहे हैं। सौरभ एक काफ़ी यूनिक तरीके से इन्वेस्ट करते हैं या कैश फ्लोस पे काफ़ी फोकस करते हैं या कम निवेश करते हैं मगर लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं और क्वालिटी पर इनका काफ़ी ज़्यादा ध्यान होता है। सौरभ, इटीना स्वदेश पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सौरभ, हम शायद पहली बार देख रहे हैं कि भारतीय शेयर बाज़ार कुछ हद तक इंडिपेंडेंटली चल रहा है। एक समय था जब नैस्डैक गिरता था, अगर नैस्डैक छींक मारता था तो भारतीय सूचकांक निफ्टी को बुखार आ जाता था, मगर अभी ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों और ऐसा कब तक चलेगा? ये दो अलग अलग वजह हैं इसकी, और मेरे ख्याल से काफी काफी दिनों तक चलेगा, शायद कुछ दशकों तक चलेगी ये जो कहानी आप अभी आपने बहुत प्यार से समझाया। पहली वजह है कि हमारे देश में जो फाइनेंशियलाइजेशन का जो सिलसिला रहा है, जहाँ पे हिंदुस्तानी निवेशक रादर देन फ्लैट्स खरीदे, फ्लैट या जमीन खरीदने के बदल में वो स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, हमारे जैसे PMS में निवेश कर रहे हैं। और ये फाइनेंशियलाइजेशन का सिलसिला बहुत पावरफुल है। लास्ट अगर हम 5 साल की बात करें, प्रति वर्ष करीबन 10 से 30 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष डोमेस्टिक पैसा, हिंदुस्तानी पैसा मार्केट की तरफ आया है, और इससे विदेशी पैसे पे हमारी मार्केट की डिपेंडेंस कम हो गई है। अब मेरे ख्याल से ये काफी सालों तक चलेगा। RBI के अनुमान से करीबन 90-95%, 90% हिंदुस्तान का वेल्थ रियल एस्टेट और गोल्ड में है, और वो पैसा धीरे धीरे कुछ हद तक धीरे धीरे अगले दशक में शिफ्ट करेगा फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ, और उससे स्टॉक मार्केट को मेरे ख्याल से जबरदस्त सहारा मिलेगा अगले अगले 10, शायद अगले 20 साल में। और दूसरी वजह है हमारे देश की इकोनॉमी काफी हद तक सेल्फ 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 डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो चुकी है, इन द सेंस दैट हमारी डोमेस्टिक डिमांड इकोसिस्टम, डोमेस्टिक डिमांड की प्रक्रिया इतनी जबरदस्त है कि ग्लोबल ग्रोथ अगर थोड़ा फॉल्टर कर भी जाए, या यूक्रेन में युद्ध की वजह से ग्लोबल ग्रोथ अगर फॉल्टर कर भी जाए, इंडिया 6-7% ग्रोथ करीबन हर साल ला सकता है, और उसकी बदौलत अच्छी इंडियन कंपनीज करीबन 15% प्रॉफिट ग्रोथ और 20-25% फ्री कैश फ्लो ग्रोथ दिखला पाती है। तो दो अलग अलग वजह है। अपनी एक हमारी ग्रोथ की कहानी है जो काफी मजबूत है। आज भी इस क्वार्टर में भी हम देखेंगे, जो भी क्वार्टर एंडिंग जो मार्च खत्म हुआ है, मेरे ख्याल से इस क्वार्टर में भी करीबन 7-8% आराम से ग्रोथ इंडिया का आया होगा, और जो जो फाइनेंशियल ईयर अभी शुरू हुआ है वहां पे भी ग्रोथ अच्छी आएगी। सो अच्छी ग्रोथ और डोमेस्टिक पैसा, ये काफी पावरफुल कॉम्बिनेशन है एक सुदृढ़ मार्केट के लिए। तो सौरभ, जब लोग बोलते हैं इंडियन मार्केट्स आर ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम, इस लेवल पर आप निवेश करेंगे तो आप चांदी सोने के भाव में खरीद रहे हैं, रिटर्न कॉम्प्रोमाइज़ होगा, उम्मीद ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्या ये सब हवाई बातें हैं? देखिए, दो चीजें मैं बोलूंगा इस मुद्दे पे। पहली जो चीज, जो आप जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है कि आपको जाके पूरा का पूरा मार्केट उठा लेना है। जब हम मार्केट में जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए या फ्रूट्स खरीदने के लिए, पूरा मार्केट उठा के नहीं लाते। जो हमको फ्रूट्स पसंद आती है, जो फ्रूट्स चाहिए, उसमें से हम चुन के अच्छे पीसेस लेके घर आते हैं। उसी प्रकार से शेयर मार्केट में भी निवेश करना चाहिए। अच्छी कंपनीज, क्लीन कंपनीज, डिपेंडेबल कंपनीज पे निवेश करना चाहिए। तो ये पहली बात है कि पूरा मार्केट खरीदने के लिए हमको कोई मजबूर नहीं कर रहा है। दूसरी बात, रही बात इंडिया महंगा है, इंडिया की मार्केट एक्सपेंसिव है दूसरे एशियन मार्केट्स के बदौलत, ये काफी पुरानी कहानी है। जब मैं 20 साल पहले जब मैं इंडियन मार्केट्स को फॉलो करना शुरू किया, तब से मैं सुन रहा हूँ, और इसकी एक वजह है। इंडिया में हाई ROC, हाईली प्रॉफिटेबल, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल लाने वाले कंपनीज कुछ ज्यादा पैमाने पे मिलते हैं कंपेयर टू इवन से कंट्रीज लाइक चाइना। सो मेरे कोलीग्स ने एक एनालिसिस किया था 4 महीने पहले, जहां पे हमने देखा था कि 15% से ज्यादा ROC लाने वाले कंपनी
और 10% से ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ लाने वाले कंपनी, और ऐसा लंबा अरसा करने वाले कंपनी, इनको हम कॉफी कैन कंपनीज बोलते हैं। मेरा एक किताब है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के पीछे, मैं इनको कॉफी कैन कंपनीज बोलता हूँ। 15% ROC, 10% रेवेन्यू ग्रोथ, 10 साल लगातार। इस प्रकार के कंपनी इंडिया में लास्ट 20 साल में करीबन 40-50 हुए हैं। चाइना में इस प्रकार की कंपनी 10-15 भी नहीं हुए हैं। तो अच्छी क्वालिटी के लंबे रेस भागने वाले कंपनी जिस पैमाने पे इंडिया में मिलते हैं, एशिया में किसी दूसरे मार्केट में नहीं मिलते। और जाहिर है देयरफॉर कि इंडिया की मार्केट थोड़ी महंगी है दूसरे एशियन कंट्रीज की बदौलत, जिनकी अपनी अपनी चैलेंजेस हैं। इंडिया की ही चैलेंजेस हैं, बट इंडिया की चैलेंजेस इतनी बड़ी भी नहीं है कि अच्छे कंपनीज को रोका जा सके। तो आप अच्छे मार्केट के लिए, अच्छे कंपनीज के लिए जाहिर है थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। सर, अब HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड के मर्जर को लेकर के क्यों मार्केट उत्साहित नहीं है? स्केल, साइज, मैनेजमेंट बैंडविड्थ, सिनर्जी, सब कुछ एक प्लान्ड वे में होने वाला है, मगर मार्केट ने दोनों स्टॉक्स को पनिश करा है, बिकवाली हुई है। ऐसा क्यों? देखिए, कुछ हद तक ये बात भी है कि जो आम निवेशक है उसके लिए थोड़ा थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है कि जो कंबाइंड एंटिटी होगी वो कितनी पावरफुल होगी, कितनी प्रॉफिटेबल होगी। काफ़ी एनालिस्ट ने बात को उछाला है कि RBI अलग अलग प्रकार के रिक्वायरमेंट्स प्लेस करेगा मर्ज एंटिटी के ऊपर, और उसका एक उसके आसपास, इस स्टोरी के आसपास एक अनसर्टेनिटी बनाई गई कि रिजर्व बैंक कुछ अलग अलग प्रकार के रिक्वायरमेंट्स इम्पोज करेगा। मेरे ख्याल से स्टोरी काफ़ी सिंपल है, एंड अगर जो लोग निवेश कर रहे हैं इंडिया में वो हमारे नज़रिए से स्टोरी को देखें तो उनके लिए भी शायद सिंपल हो जाए। सिंपल बात क्या है? पहली चीज़, HDFC बैंक अगर इंडिपेंडेंटली ली जाए, HDFC बैंक लास्ट 10 साल, 5 साल और 3 साल में इस बैंक का प्रदर्शन जबरदस्त रहा है। फंडामेंटली इसकी परफॉर्मेंस लाजवाब रही है। कोई भी दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक इतना मार्केट शेयर लास्ट 3, 5 और 10 साल में गेन नहीं कर पाए। इनफैक्ट आप सारे हिंदुस्तान के प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को जोड़ दोगे, आपको इस प्रकार का मार्केट शेयर गेन नहीं दिखेगा जैसा हमने HDFC बैंक के क्षेत्र में देखा है। और ये बैंक 2% रिटर्न ऑन एसेट्स ROA पे काम कर रहा है, 9 टाइम्स गियर्ड है, तो 18% रिटर्न ऑन इक्विटी आती है। लाजवाब बैंक है, हर मैट्रिक पे शानदार प्रदर्शन रहा है। HDFC लिमिटेड पे जब आते हैं, HDFC लिमिटेड का एज अ लेंडर, एज अ हाउसिंग फाइनेंसियर, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। कोई दूसरा लेंडर इतनी अवधि से, इतनी जबरदस्ती से हाई ROA, हाई ROE पे ऑपरेट नहीं कर पाया। ROA इसकी 2% है, HDFC लिमिटेड की भी। क्रेडिट कॉस्ट अंडर कंट्रोल है। अब आप इन दोनों एंटिटीज को जोड़ दो, जाहिर है अगर जब दो एंटिटीज को जोड़ रहे हो जिनका रिटर्न ऑन एसेट्स 2% है, कम से कम मर्ज एंटिटी का 2% रिटर्न ऑन एसेट्स आएगा। शायद 1 साल कुछ मर्जर के कॉस्ट हो, शायद 1 साल RBI के कुछ रिक्वायरमेंट के साथ जूझना पड़े, बट फंडामेंटली आप एक दो एंटिटीज को जोड़ रहे हो जिनकी 2% ROA है। जुड़ी हुई एंटिटी भी कम से कम 2% ROA लाएगी। उसके आगे अगर मर्जर से हम 2-3 साल आगे सोचे, मेरे ख्याल से रिटर्न ऑन इक्विटी 2% टाइम्स 9, 18 से ज्यादा आएगी। क्यों? बिकॉज HDFC बैंक 9 टाइम्स गियर्ड है। जब HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड जुड़ जाएगी, वो कंबाइंड एंटिटी 10 गुना, शायद 11 गुना लेवर कर पाएगी, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस पे RBI की कैपिटल रिक्वायरमेंट्स लोअर है। HDFC बैंक की गियरिंग बढ़ जाएगी। 2% ROA पे 10 टाइम लेवरेज लोगे तो 20% ROE बैंक बनता है। और उसी के साथ साथ मेरे ख्याल से HDFC बैंक की ग्रोथ भी बढ़ेगी, बिकॉज HDFC बैंक का जो HDFC लिमिटेड का मॉर्गेज बुक जुड़ जाएगा, और स्टिकी बुक है। मॉर्गेजेस लॉन्ग डेटेड, लंबे अवधि के एसेट्स होते हैं। आपको ज्यादा ग्रोथ मिल रही है, अच्छी ROE मिल रही है, इसलिए हमारे पोर्टफोलियो में, मार्सलस के पोर्टफोलियो में हजारों करोड़ के पैमाने पे हमने HDFC बैंक लिया हुआ है। मैं खुद और मेरी फैमिली भी हमारे पोर्टफोलियोज में, देयरफॉर HDFC बैंक लिमिटेड में, अब HDFC बैंक में निवेशित है। तो सर, अब आपने एक कॉम्प्लिकेटेड मर्जर को या एक कठिन मर्जर को बड़ी साधारण शब्दों में समझाया है। HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड इज़ इंस्टीट्यूशनल डोमिनेटेड स्टॉक। इसके अंदर FI ओनरशिप और इंस्टीट्यूशनल डोमिनेटेड ओनरशिप है, जिसमें PMS, आपकी PMS हैं और कई बड़ी PMS हैं, कई बड़े फंड्स का एक्सपोजर है। तो ये साधारण सी बात इतने savvy इन्वेस्टर्स क्यों नहीं समझ पा रहे? देखिए, समझ मेरे ख्याल से बिल्कुल पा रहे हैं। जो उनको मेरे ख्याल से एक आशंका हो रही है कि RBI इस मुद्दे पे क्या रवैया अपनाएगी। मैं RBI के सोच के साथ कुछ मैं ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ,
बट अगर हम दोनों इंस्टीट्यूशन HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, इनका पेडिग्री देखें, सेंट्रल बैंक का जो रवैया रहा है कि सेंट्रल बैंक चाहता है कि बड़े NBFCs बैंक बन जाए, वो स्टांस को देखे, मेरे ख्याल से शक्तिदास जी और RBI इस मर्जर पे कंस्ट्रक्टिव स्टांस लेंगे। और शायद ये मुद्दा, ये जो पॉइंट मैं आपको मेक कर रहा हूँ, शायद इंस्टीट्यूशनल निवेशक उतनी आसानी से समझ नहीं पा रहे जितना शायद मैं आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। और दूसरी बात जो है, ये जो मर्जर आया है, ये ऐसे माहौल में आया है जहाँ पे फेडरल रिजर्व रेट हाइक्स की बात कर रहा है, यूएस में CPI इन्फ्लेशन भाग रहा है, और एक जनरल सा जिटरीनेस है यूएस में, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट्स के कॉन्टेक्स्ट में, शायद उसका भी कुछ रोल रहा है। बट एज आई सेड, हमारा काम मार्केट को देख के, मार्केट के सोच को सेकंड गेस करना नहीं है। वो काफी करोड़ों लोग करते हैं, वो मार्केट को देख के, स्टॉक प्राइस को देख के उसी में खो जाते हैं। हमारा काम है धंधे को देख के, बिजनेस को देख के उसको समझना, उसकी शक्ति को समझना, उसकी ताकत को समझना, और उस ताकत को नाप तोल के निवेश करना। और जैसे मैं समझा रहा हूँ, आज के डेट में इंडियन हाई स्ट्रीट में, हमारे देश में इस क्वालिटी का बैंक आपको मिलेगा नहीं, ना तो प्राइवेट सेक्टर में, ना तो पब्लिक सेक्टर में। आप दो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस को जोड़ रहे हो, नतीजा एक सुपर स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होगा। सर, अब मैक्रो विशेषज्ञ क्यों बोलते हैं कि क्रूड और इंडिया की जो इकोनॉमी है इसमें कोरिलेशन काफ़ी ज़्यादा है, और क्रूड अगर $100 $110 के ऊपर रहा तो इसका इम्पैक्ट सबको आएगा, महंगाई में फ़र्क पड़ेगा, सरकार की स्पेंडिंग में फ़र्क पड़ेगा, मोमेंटम में असर पड़ेगा, अर्निंग्स में असर पड़ेगा। तो क्या क्रूड अगर $100 के ऊपर रहता है तो क्या बुल मार्केट फिर भी टिका रहेगा? तो एक्चुअली इस मुद्दे पे एक काफी कंफ्यूजन है मेरे ख्याल से इस मुद्दे पे। तो इस कंफ्यूजन को मैं थोड़ा सा सुलझाने के लिए मैं 3 पॉइंट, अलग अलग पॉइंट्स मेक करता हूँ। यूजुअली क्रूड कब भागता है? क्रूड तब भागता है जब ग्लोबल इकोनॉमी में ग्रोथ ज्यादा होती है, जब ग्लोबल इकोनॉमी आगे बढ़ रही होती है 3-4% ग्रोथ में, राइट। ग्लोबल इकोनॉमी जब स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एनवायरनमेंट तो जाहिर है तब क्रूड ऊपर भागता है। वो आज बिल्कुल वैसा माहौल है, नॉट जस्ट इंडिया में, इवन यूरोप, USA में भारी पैमाने पे इकोनॉमी भाग रही है, विच इज वाई US इन्फ्लेशन 6-7% तोड़ के आगे बढ़ गया, राइट। तो ग्लोबल इकोनॉमी भागती है, क्रूड भागती है। जब क्रूड ऐसे माहौल में, ग्रोथ का माहौल अच्छा है, क्रूड ऊपर जा रही है, जब वैसा होता है जाहिर है इन्फ्लेशन आ जाती है, नॉट जस्ट इन इंडिया, दुनिया भर में। अगर आप लास्ट 70 साल का डेटा देखें, हाई इन्फ्लेशन के माहौल में जब फेडरल रिजर्व या RBI या बैंक ऑफ जापान, कोई भी सेंट्रल बैंक हाई ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन के माहौल में जब रेट्स हाइक करता है, हमेशा बुल मार्केट रहता है। 70 साल का डेटा गवाह है कि ग्रोथ हाई आती है, क्रूड ऊपर भागता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, सेंट्रल बैंक्स रेट हाइक करते हैं, वैसे माहौल में हमेशा बुल मार्केट रहता है। मेरे करियर में, मैं करीबन 50 होने वाला हूँ कुछ साल में, मेरे करियर से पहले भी मैंने डेटा देखा है, कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ है कि ग्रोथ ऊपर जा रही है, इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है, क्रूड ऊपर जा रही है, लेकिन बेयर मार्केट आ गया। तो ऐसा नहीं होता है, पहले भी नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से इस बार भी नहीं हो रहा है। अगर आप देखिए इंडिया के खुद की मार्केट की बात कर रहे हैं, इंडिया में क्रूड के डबल होने के बावजूद कोई बेयर मार्केट मेरे को नजर नहीं आ रही, ना तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स में बेयर मार्केट नजर आ रही है, और ना ही मार्केट के मूवमेंट में नजर आ रहा है। तो ये एक ब्रोकर लोगों का एक कहानी जो ब्रोकर फैलाते हैं कि क्रूड बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, मार्केट टूट जाएगा, ये कहानी में कोई फैक्चुअल बेसिस नहीं है, इसमें रचना ज्यादा है और हकीकत कम है। तो सर, अब आखिरी सवाल, अब शेयर बाज़ार के लिए अगला ट्रिगर क्या रहेगा? बिकॉज हम जो भी ट्रिगर्स की बात कर रहे हैं, कि मैक्रो लेवल पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं, मार्जिन स्क्वीज आने वाला है, लिक्विडिटी की टाइटनेस आने वाली है, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव नहीं है, अगला क्या ट्रिगर है विच वी शुड लुक फॉरवर्ड टू, विच विल टेक द मार्केट्स और अर्निंग्स टू अ डिफरेंट लेवल? देखिए निकुंज, अगर हम सिंपल तरीके से सिचुएशन को देखें, इंडियन इकोनॉमी का लास्ट 4-5 साल काफी, एक हद तक काफी टर्बुलेंट रहा है। पहले डीमोनेटाइजेशन था 2016 में, 2017 में GST आया, 2-3 साल का चैन मिला, फिर 2020 में कोविड आ गई, फिर 2021 में फिर से कोविड आ गई, कुछ हद तक 2022 के शुरुआत में फिर से वो थर्ड वेव आया था। अगर ये अगला 5-6 महीना कोविड का वेव आए भी, अगर वो हल्का वेव हो,
अगर अगले 5-6 महीने में डोमेस्टिकली कोई बड़ा डिस्ट्रप्शन ना आए, अगर तेल का भाव इस भाव $100 $110 पे भी तेल क्रूड का भाव बरकरार रहे, अगर अगले 5-6 महीने में इंडिया में कोई बड़ा डोमेस्टिक चैलेंज नहीं आया, ये पहला साल होगा आफ्टर अ गुड 5-6 ईयर जहां पे डोमेस्टिक इकोनॉमी को राहत मिलेगी बड़े डिस्ट्रप्शन से। ग्रोथ का माहौल एनीवेयर बिटवीन 7% to 9% नॉमिनल जीडीपी चल रही है। अगर आप रियल जीडीपी ग्रोथ चल रही है, अगर आप नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ देखिए वो 14 से 16% में चल रही है। 14 से 16% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के माहौल में अच्छी कंपनीज 20-25% प्रॉफिट ग्रोथ दिखलाएंगी। सम ऑफ देम विल शो 25-30% फ्री कैश फ्लो ग्रोथ। ऐसे माहौल में मेरा जो तजुर्बा है, आपको स्टॉक मार्केट्स में और अच्छे कंपनीज के भाव में अच्छा मुनाफा कमाने का आपको माहौल मिलेगा। तो कीप इट सिंपल, इकोनॉमी अच्छा भाग रही है। आप जो भी दर्शक होंगे इस प्रोग्राम पे, आप अपने बिजनेस में अपने शहर में देख रहे होंगे कि मार्केट में चहल पहल है, रिटेल एक्टिविटी है, होटल भरे हुए हैं, एयरपोर्ट्स भरे हुए हैं, हमारे बच्चे फिर से स्कूल जा रहे हैं। पूरा जो इकोनॉमी का गर्म होने का सिलसिला है वो हो चुका है। इसको 5-6 महीने दीजिए और आप देखेंगे जबरदस्त कॉर्पोरेट अर्निंग्स आएंगे, उसके साथ साथ मार्केट को सहारा मिलेगा, मार्केट को उससे आनंद होगा। चलिए सौरभ, आप की मैं तारीफ करना चाहूँगा कि मैं कितनी भी कई बार चिंताजनक बातें करूँ, आप हमेशा सिल्वर लाइनिंग ढूंढ ही लेते। कमाल की बात है जी, शायद यही ऑप्टिमिज्म है जिसे हम कहते हैं कि दैट इन अ मार्केट लाइक इंडिया एंड इकोनॉमी लाइक इंडिया इट विल ऑलवेज बी ट्रायम्फ ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। सो थैंक यू वेरी मच सौरभ एंड थैंक यू फॉर माय प्लेजर। थैंक यू निकुंज, थैंक यू। और अब रुख करते हैं अगली खबर का। बजाज ऑटो ने आज अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी कर दिए हैं। कैसे रहे नतीजे बता रही हैं हमारी सहयोगी सृष्टि। सृष्टि, बताएं कि क्या खास रहा आज बजाज ऑटो के नतीजों में। तो इस बार के अगर नतीजे देखें तो कंपनी ने हर पैमाने पे सरप्राइज़ किया है। अनुमान से काफ़ी अच्छे नंबर्स कंपनी पोस्ट कर रही है, क्योंकि हम देख रहे थे कि वॉल्यूम्स पे दबाव था साल दर साल, वहाँ पे 17% की गिरावट देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं आंकड़ों पे उसका असर ज़रूर दिखेगा, बट फिर भी अनुमान से बेहद अच्छे नंबर्स हैं। सबसे पहले मुनाफे की अगर इनकी बात करें तो 10% की साल दर साल आप वहाँ पे ग्रोथ देख सकते हैं। 1469 करोड़ के आसपास कंपनी ने अपना मुनाफा दर्ज किया है। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शनल आइटम है 315 करोड़ का, जिसको अगर हम एडजस्ट कर भी दें तब भी हमारे अनुमान से ज़्यादा कंपनी मुनाफा घोषित कर रही है। उसके अलावा इनकी अगर आय देखें तो 7974 करोड़ पे आई है। EBITDA का नंबर है 1365 करोड़ का, और इसी के साथ मार्जिन कंपनी ने वहाँ पे बेहतरीन सरप्राइज है, 17% के कंपनी ने मार्जिन पोस्ट किए हैं, जबकि हमारा अनुमान था कि इस बार 15% कंपनी हमने मार्जिन घोषित करती हुई नजर आ सकती है। हम जानते हैं कि बजाज ऑटो 50% से ज़्यादा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से ड्राइव करती है। तो जिस तरीके की हम देख रहे थे कि रियलाइजेशन इनके डॉलर्स में इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे थे, वहाँ से इनको ज़रूर कहीं ना कहीं फ़ायदा दिखता हुआ नज़र आया है। और साथ ही कंपनी जिस तरीके से प्राइस हाइक्स ले रही थी वो भी इनके मार्जिन नंबर को सहारा देती हुई ज़रूर नज़र आई है, ऐसा कंपनी ने भी बताया है। बट एक फैक्टर जो उन्होंने हाईलाइट किया है वो है डेफरल ऑफ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज। वो उन्होंने मेंशन किया है, जिसका मतलब है कि पूरी तरीके से कच्चे माल की लागत में जो बढ़त देखने को मिली है वो शायद इन्होंने इस क्वार्टर में फैक्टर नहीं किया है, जिसके चलते इनके मार्जिन के नंबर इतने सरप्राइजिंग हैं। बट इस पे कंपनी का क्या कहना है वो देखना काफ़ी अहम होगा कि पूरी तरीके से फैक्टर इन हो गए हैं या फिर आने वाले क्वार्टर्स में जिस तरीके से कमोडिटी प्राइस इंक्रीज देखने को मिलने हैं उस पर दबाव रहेगा या नहीं, इस पे हमारा इंतज़ार है। सृष्टि, मुझे एक चीज़ जाननी है कि जो इनके नतीजे इतने अच्छे आए आप बता रही हैं, इसके पीछे जो अगर मैं कहूँ कि 2 या 3 कारण बताएं कि क्या कारण है जो इतने अच्छे नतीजे कंपनी दे पाई, तो क्या आप कहेंगी? तो इसके पीछे का सबसे अहम कारण ये है कि बजाज ऑटो उन चुनिंदा कंपनीज में से है, क्योंकि आप इनके अन्य कंपैरिजन देखें, हीरो मोटोकॉर्प हो या फिर टीवीएस मोटर्स हो, उसके मुकाबले बजाज ऑटो ऐसी कंपनी है जो कि 50% से ज़्यादा वो ओवरसीज़ मार्केट से ड्राइव करती है। उसका कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। दूसरा अहम फैक्टर है इनका सेगमेंट। बजाज ऑटो सिर्फ 2 व्हीलर सेगमेंट में ही नहीं बट 3 व्हीलर सेगमेंट में भी इनका ये लीडर है वहाँ पे। अब अगर हम बीते तिमाही को देखें तो वहाँ पे डोमेस्टिक जो मोटरसाइकिल बिजनेस है या डोमेस्टिक 2 व्हीलर सेगमेंट है उस पे हम प्रेशर देख रहे थे, पूरा सेगमेंट दबाव पे था, सिर्फ बजाज ऑटो के लिए नहीं पूरी इंडस्ट्री वाइज
वाइज ये फिनोमेना हमने देखा था, पर बजाज ऑटो की सेल्स को सहारा कहाँ से मिला? वो था 3 व्हीलर सेगमेंट, जो कि अगर हम बीते तिमाही में देखें तो वहाँ पे 7% की बढ़त ज़रूर देखने को मिली। तो मेरे हिसाब से ये 2 अहम फैक्टर्स हैं जिसके चलते बजाज ऑटो अन्य कंपनीज के मुकाबले बेहतर इस बार प्रदर्शन करता हुआ नजर आया है। पर जी हाँ, जिस तरीके से कंपनी ने प्राइस हाइक ली है या फिर आने वाले समय में उनका सेल्स आउटलुक होगा, इस पे हमारा ज़रूर नज़र रहेगी कि आगे के लिए कंपनी किस तरीके के मार्जिन्स और साथ ही किस तरीके का सेल्स आउटलुक देती है। थैंक यू सृष्टि, ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब रुख करते हैं LIC के IPO। LIC के IPO 4 मई से खुलने वाले हैं। इशू के जरिए सरकार 3.5% हिस्सेदारी बेचेगी। हालांकि इसको लेकर अभी सभी जानकारियां कल ही आ गई थी। इसका प्राइस बैंड 902 रुपए से लेकर 949 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। ये इशू 21,000 करोड़ रुपए का होगा। DIPAM सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे ने कहा कि माहौल के हिसाब से IPO का साइज पर्याप्त है। रिटेल निवेशकों की शानदार भागीदारी की उम्मीद भी उन्होंने जताई। बाकी क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए देखते हैं। Right-sized, considering the capital market environment, and will not crowd out capital and monetary supply given the current environmental constraints. We expect significant retail participation in line with our vision when we first started discussing the IPO. This is an opportunity for the Indian consumer to participate in the wealth creation of one of India's most valuable corporation. The valuation reflects this opportunity, and the optimal size should provide for a strong demand and aftermarket performance. Even after the reduced size of about 21,000 crore, the LIC IPO is going to be the biggest initial public offering ever in the country. Ultimately, the market and investors will price this deal. LIC के IPO को लेकर LIC के चेयरपर्सन MR कुमार से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा और उत्कर्ष चतुर्वेदी ने। क्या कुछ निकल कर आया इस बातचीत में, चलिए देखते हैं। सर, एक सवाल जो सबके मन में, शुरुआत 5% से हुई थी, अंत में हम 3.5 कर रहे हैं। इस दौरान क्या बात हुई, हुआ क्या कि हम 5 से 3.5 आ गए? बस यही बात है ना कि 5% जो वैल्यूएशन निकल रहा था वो काफ़ी ज़्यादा था। इस मार्केट में, इस वॉर के समय में क्या इतना एपिटाइट होगा मार्केट में, ये एक डाउट था, इसलिए हम 3.5 पे आ गए। सर, एक आपने जैसे बताया कि पॉलिसी होल्डर्स के लिए 60 रुपये प्रति शेयर का डिस्काउंट है, एम्प्लॉयज़ और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 45 रुपये प्रति शेयर का। जो ये गैप है 15 रुपये का, वो उसके पीछे, मतलब उस गैप को रखने की मंशा किस लिए रखी गई, उसके पीछे क्या कारण था? कि क्या आप पॉलिसी होल्डर्स को ज़्यादा रिवॉर्ड करना चाहते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये हम बता भी नहीं सकते कि ऐसा क्यों हुआ। इट इज़ अ मैटर ऑफ डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट एंड LIC टुगेदर। आपके फर्स्ट ईयर प्रीमियम की बात करें तो इस बार जो नंबर्स आए हैं उसके मुताबिक मार्च में करीब 63% मार्केट शेयर था, लेकिन अगर सिर्फ मार्च महीने की बात करें तो वो करीब 70% था। तो आगे का आप ये गाइडेंस क्या देखते हैं? क्या देखते हैं कि इसमें मार्केट शेयर आपका थोड़ा बढ़ने वाला है जिस तरीके के मार्च के नंबर्स रहे हैं? मेरे विचार से ये है कि हम जो पेनिट्रेशन बहुत कम है हमारे देश में, पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए हमें ग्रो करना चाहिए। मार्केट शेयर वो है ऐसा कि नतीजे पे सारी कंपनी का जो डिसीजन आती है, जिसने कितना किया, इट्स ओनली अ सम टोटल ऑफ दैट। लेकिन ग्रोथ सबसे बड़ी चीज़ है, और जितना हम ग्रो सकेंगे उस पर हम फोकस करेंगे। अब ग्रोथ पे अगर हम फोकस करेंगे तो मार्केट शेयर तो उसका इट्स अ काइंड ऑफ थिंग दैट विल हैपन ऑन इट्स ओन। आफ्टर कोविड, जैसा आपने बोला कि पहले बीच में मिलना नहीं पॉसिबल हो रहा था, तो आनंद ऐप के ज़रिए जो एजेंट्स थे वो डील कर रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या कस्टमर बिहेवियर में बदलाव हुआ है? क्या ऐसा है कि प्रेफरेंसेस चेंज हुए हैं? आपने कुछ नोट किया है? दो चीज़ें हैं। जो कस्टमर्स शायद मिलने से उनको अभी भी कुछ एतराज़ है, तो वो तो आनंद यूज़ कर सकते हैं। और अगर कस्टमर्स को दो हम बांटे हैं कि सीनियर पीपल तो हाँ कह रहे हैं कि आप बात कर लो, और जो जूनियर, जो यंगर पीपल है, मिलेनियल्स है, वो कहते हैं कि हम ऑनलाइन कर लेते हैं, आनंद में कर लेते हैं। सो देयर आर बोथ, सो इट इज हैपनिंग बोथ वेज। आगे जाके आपने कुछ एनालाइज किया है कि किस तरीके का मिक्स रहेगा बिटवीन डिजिटल और फिजिकल के बीच में? स्लोली डिजिटल विल इंक्रीज। हाउ फास्ट
it's very difficult to predict. But seeing that people are doing banking through the phone, they're doing everything through the phone, why not insurance? So that is possible now. And slowly, in fact, 42% of our agents, or 1.37 million agents, are millennials. They are younger people. So they will probably use this app more. They will probably ask their customers to even try out, online. So that is something that is working. सर आरबीआई का जो नया नियम आया था उसके मुताबिक एनबीएफसीज 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा लेंड नहीं कर सकते हैं आईपीओ फाइनेंसिंग के लिए, उसमें कुछ गुजारिश की गई थी रेगुलेटर से। और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा क्या सेबी से अप्रूवल मिल गया है जो 3.5% आप अभी शेयर बेचने वाले, चूँकि वो 5% से कम है, और एंकर इन्वेस्टर्स के लिए लॉक इन पीरियड अभी कितना होगा इस आईपीओ में? लॉक इन पीरियड वही होगा। आरबीआई से हमने कुछ मांगा नहीं है, क्योंकि जो भी है कानून है उसके आधार पे हम काम कर रहे हैं, बस बियॉन्ड दिस वी आर नॉट। सर एक सवाल था, इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रैटेजी हमारी अभी तक रही है, क्या उसमें किसी तरीके का बदलाव देखने को मिलेगा, और अगर बदलाव देखने को मिलेगा तो किस लाइन पर बदलाव होगा, आत्मा क्या होगी उस बदलाव की? देखिए, पॉलिसी होल्डर्स जितने सारे हैं, अभी जो हमारा कॉम्पोजिशन है पार का वो सबसे ज़्यादा है, और पार पॉलिसी होल्डर्स के लिए लॉन्ग टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15-20 साल का वो पैसा डाल रहे हैं, तो वी हैव टू बी कॉशियस इन आवर अप्रोच। इसीलिए हम बाय एंड होल्ड की हम स्ट्रेटजी लगाते थे। ये चेंज कैसा होगा, कितना होगा, ये आज नहीं बता पाऊंगा, बट इस पर हम काम कर रहे हैं। खराब ग्लोबल संकेतों का आज भी बाजार पर असर पड़ा और बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। इंट्राडे में निफ्टी 17,000 के नीचे चला गया था, लेकिन क्लोजिंग से पहले इसमें थोड़ा सुधार आया और निफ्टी 17,000 से ऊपर बंद हुआ। आज सभी सेक्टर्स के इंडेक्सेस गिरावट के साथ बंद हुए। बाजार में आज हुए एक्शन का पूरा डिटेल्स बता रही है हमारी सहयोगी मानसी दवे। बिल्कुल, दिन भर बाजार में हमने वॉलेटाइल ट्रेड्स देखे, काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ। ऑफकोर्स बीच में बाजार ने अपने आप को संभालने की कोशिश भी की, लेकिन उतार चढ़ाव जो है दिन भर जारी रहे। और हो भी क्यों ना, मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले हम बाजार में आज ट्रेड कर रहे थे, तो ऑफकोर्स बिकवाली का दबाव या वॉलेटाइल सिचुएशन तो देखनी ही थी। इस बीच बाजार को संभालने का काम सबसे ज़्यादा TCS, हीरो मोटर कॉर्प, रिलायंस जैसे स्टॉक्स ने किया, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गेनिंग मोमेंटम दिख रहा था। पुलर्स कह लीजिए, एशियन पेंट्स, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी के बीच कामकाज देखने को मिला। बिकवाली का दबाव, बजाज फाइनेंस, ऑफकोर्स अनुमान यही था कि रिजल्ट का एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन कोई पॉजिटिव सरप्राइज रिजल्ट में नहीं था, अनुमान था। वैसे ही नतीजे आते हुए दिखे और इसी से बाजार ने कोई सरप्राइजेस नहीं लिए और एक बार बिकवाली का दबाव ही देखने को मिला। करीब 7% की गिरावट के साथ बजाज फाइनेंस में ट्रेड्स हमने देखे। ICICI बैंक, इन्फोसिस, बजाज फिनसर्व, SBI जैसे स्टॉक्स भी रहे जो कि लाल निशान के साथ बिकवाली दिखा रहे थे। ऐसे में मिड कैप की गेनिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स की अगर बात करें, इस लिस्ट में बॉम्बे बर्मा जैसे स्टॉक शामिल था, इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज जैसे शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। साथ ही मिड कैप में तेजी हमने अडानी पावर, अपोलो टायर, AB कैपिटल जैसे स्टॉक्स में भी देखी, जहां हरे निशान के साथ दिन भर ट्रेड्स देखने को मिले और क्लोजिंग के वक्त भी हमने वहां पर तेजी ही पाई। मिड कैप में लूजिंग मोमेंटम ट्रेंड, आज बिकवाली का दबाव दिख रहा था, लुढ़कता हुआ माइंट्री भी, नवीन फ्लोरिन, AU स्मॉल फाइनेंस और वोडाफोन आइडिया कुछ शेयर्स जहां पर लाल निशान के साथ बिकवाली देखने को मिली। अब क्योंकि नतीजों का सीजन चल रहा है, रिजल्ट स्पेसिफिक मोमेंटम भी बाजार में काफी हद तक देखने को मिल रहा है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स कंपनी के नतीजे आए, नतीजे हर लिहाज से अच्छे थे और इसी का एक इम्पैक्ट था जो कि स्टॉक प्राइस में मूवमेंट में भी देखने को मिला। अच्छी तेजी के बीच महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने दिन भर ट्रेड कर दिखाया और करीब 7.25% की बढ़त के साथ स्टॉक में ट्रेड देखने को मिला। इसके ठीक पीछे निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट, यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट आता हुआ बिकवाली का दबाव, ये स्टॉक करीब 1.5% से लेकर 2.5% तक की गिरावट दिखाया जा रहा था। वहीं टाटा कॉफी, आदित्य बिरला, सन लाइफ AMC, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बजाज फाइनेंस, IIFL सिक्योरिटीज और UTIMC जैसे स्टॉक्स थे जो कि रिजल्ट स्पेसिफिक इंपैक्ट आज दिन भर ही दिखाते रहे। अगर सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को देखेंगे, चौतरफा बिकवाली का माहौल जरूर देखने को मिला। फाइनेंशियल सर्विसेज, FMCG, IT, निजी बैंक क्षेत्र और फार्मा की तरफ से सबसे ज्यादा गिरावट हावी होती हुई हमने देखी। तो क्लियरली दिन भर हमने वॉलेटाइल ट्रेड्स देखे। अब देखना ये होगा कि मंथली एक्सपायरी किन लेवल्स पर होती है। थैंक यू मानसी, ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब रुख करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का, जिसने आज अपने Q4 के नतीजे जारी कर दिए। कंपनी का मुनाफा 9% बढ़कर 2,330 करोड़ पर हो गया है। पूरी डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी शरद बताएं कि क्या खास रहा और कैसे रहे HUL के नतीजे।
चौथे तिमाही के HUL के नतीजे शानदार आए हैं। अब देखा जाए तो सारे एस्टिमेट्स को बीट किया गया है। रेवेन्यू ले लीजिए, एबिटा ले लीजिए, मार्जिन्स ले लीजिए, सारे फ्रंट्स पे एक बीट की गई है। देखा जाए तो रेवेन्यू लगभग 11% का उछाल देखने मिला, पैट में जो लगभग 9% का, और सेगमेंटल रेवेन्यू में होम केयर सेगमेंट रेवेन्यू में 24% का रेवेन्यू का ग्रोथ का जो उछाल देखने मिला। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा है वॉल्यूम ग्रोथ का, और वो जो है फ्लैटिश आया है। अनुमान था कि वो -3% का डिग्रोथ दिखेगा, तो ये एक टाइप से बहुत पॉजिटिव जो है रिएक्शन स्ट्रीट को एक्सपेक्टेशन से बेटर आए हैं। और प्राइसिंग ग्रोथ लगभग 10% का देखा गया है। हालांकि नियर टर्म कंसर्न्स जो है आपके इन्फ्लेशन मार्जिन्स में दबाव जो है ज़रूर पड़ी है, और जो स्किन और डिटर्जेंट की सेगमेंट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट देखने मिला है। लेकिन कंपनी जो है कॉन्फिडेंट है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जो इंडियन FMCG सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म करेगी, और कंपनी ने लगभग 50,000 करोड़ टर्नओवर FY22 में जो है घोषित किया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंपॉर्टेंट बात है कि कमोडिटी इन्फ्लेशन जो है आगे भी जो है बढ़ने वाली है, लेकिन कंपनी प्राइस हाइक्स भी कैलिब्रेटेड मैनर पे लेने वाली है। शॉर्ट टर्म पे मार्जिन्स पे प्रेशर रहेगा, लेकिन मीडियम टर्म पे मार्जिन्स में एक इम्प्रूवमेंट देखा जा सकता है। रूरल सेगमेंट में भी इंपॉर्टेंट कमेंट्री आई है कि उनकी जो म्यूटेड ग्रोथ देखने मिली है चौथे तिमाही को, जहाँ पे वैल्यू ग्रोथ फ्लैट रही है लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी सी नेगेटिव रही है। पहले 2 महीने में जो है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के कारण जो है कंपनी के नंबर्स पे थोड़ी इम्पैक्ट भी पड़ी है। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए ET Now स्वदेश। वेलकम बैक। डीजल पेट्रोल के आसमान छूते दामों के बीच पीएम मोदी ने पहली बार डीजल पेट्रोल पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और कई राज्यों को वैट घटाने को कहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या तेल सस्ता हो जाएगा? इसी मुद्दे पर है आज का स्वदेश विशेष, देखिए। डीजल पेट्रोल के आसमान छूते दाम से जनता परेशान है, लेकिन सियासी गलियारों में अक्सर आवाजें उठती हैं कि टैक्स घटाओ, या इनको GST के दायरे में लाओ, या फिर केंद्र पर निशाना साधा जाता है, या केंद्र राज्यों को कसूरवार ठहराने की कोशिश करती है। लेकिन दाम जस के तस ही रहते हैं। लेकिन सबके बीच में आज प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार डीजल पेट्रोल पर चुप्पी तोड़ी और कई राज्यों को वैट घटाने को कहा है। आखिर क्या है इस वैट की कहानी? पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं, फिर आगे उस पर चर्चा भी करेंगे। बीते 21 दिनों से भले ही पेट्रोल डीजल का कांटा न हिला हो, लेकिन ये डर हमेशा रहता है कि अगले दिन इसके दाम बढ़ेंगे। इस डर को शायद प्रधानमंत्री मोदी ने समझा है। उन्होंने राज्यों से अपील की है कि वो पेट्रोल डीजल पर वैट घटाएं ताकि लोगों को राहत मिले। हालांकि बैठक तो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर थी, लेकिन पीएम मोदी ने आम आदमी की इस दुखती रग को भी समझा। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल नवंबर में केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी। कुछ राज्यों ने वैट घटाया, लेकिन कई राज्यों ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। ये इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहाँ टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। कर्नाटका ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो उसे इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे भी 3,500-4 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व और मिलता। लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों की भलाई के लिए, अपने नागरिकों की तकलीफ न इसलिए अपने वेट में, टैक्स में कमी की। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा।
हालांकि पीएम ने माना कि वैट में कटौती से राज्यों को राजस्व का नुकसान होता है, लेकिन देश हित और अपने राज्यों के लोगों के लिए उन्हें वैट में कटौती करनी चाहिए। पीएम ने कहा कि देर हो चुकी है, लेकिन मौका अब भी है। जयपुर में 118 से भी ज्यादा है, हैदराबाद में 119 से ज्यादा है, कोलकाता में 115 है, मुंबई में 120 से ज्यादा है। और जिन्होंने कटौती की, मुंबई के ही बगल में दीव दमन में 102 रुपया है, मुंबई में 120, बगल में दीव दमन में 102 रुपया। अब कोलकाता में 115, लखनऊ में 105, हैदराबाद में 120 करीब, जम्मू में 106, जयपुर में 118, गुवाहाटी में 105, गुड़गांव में 105 है, देहरादून छोटा राज्य हमारा उत्तराखंड 103 रुपया। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप 6 महीने भले जो कुछ भी आपका रेवेन्यू बढ़ा आपके राज्य के काम आएगा, लेकिन अब पूरे देश में आप सहयोग कीजिए, ये मेरी आपको विशेष प्रार्थना है। आज इस अपील में पीएम मोदी के निशाने पर वो राज्य थे जिन्होंने केंद्र सरकार के एक्साइज कटौती के बावजूद वैट में कटौती नहीं की है। इस अपील के बाद उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि पेट्रोल और डीजल को लेकर आम लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट अरुण कुमार जुड़ गए हैं। अरुण सर, एक शो आया करता था ऑफिस, वहाँ पे फाइल कभी इधर जाती थी, कभी उधर जाती थी। अब यहाँ पे स्टेट के पास जाओ तो कहते हैं एक्साइज क्यों नहीं घटा रहे, एक्साइज सेंटर के पास जाओ कह रहे इनसे बोलो वैट घटाएं। आम आदमी को इसमें कब रिलीफ मिलेगी? देखिए, रिलीफ तो तभी मिलेगी जब या तो एक्साइज घटेगी या वैट घटेगा या दोनों घटेंगे, है ना। तो सवाल ये उठता है कि हमारे ओवरऑल रेवेन्यू पोजीशन क्या है, स्टेट्स की रेवेन्यू पोजीशन क्या है, सेंटर की रेवेन्यू पोजीशन क्या है, कौन काटे कौन पहल करे, ये बहुत इस पे निर्भर करता है। तो अगर आप देखें तो इधर हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो बहुत अच्छा रहा है। सेंटर ने कहा है कि हमारा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा है, जीएसटी खूब अच्छे से बढ़ा है। तो उन्होंने कहा कि हमारा इतना रिकॉर्ड कलेक्शन 37% बढ़ा है पिछले साल। हालांकि अभी भी कोविड से पूरी तरह से निजात नहीं मिला है, अभी भी पूरी तरह से इकोनॉमी वापस पटरी पे नहीं आई है, फिर भी टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा बढ़ा है सेंटर का। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर सेंटर एक्साइज ड्यूटी और कटौती कर दे तो उससे सबको फायदा हो जाएगा और उसका प्रेशर पड़ेगा कि स्टेट फिर अपना कम करें। दूसरी बात यह है कि सेंटर जो है वो तो फिस्कल डेफिसिट अपना किसी भी लिमिट पे बढ़ा सकता है। हालांकि जो FRBM एक्ट में कहा है कि 3% पे फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए, लेकिन इधर हमने देखा वो 6%, 8%, 9% चल रहा है, जबकि स्टेट्स का वो लिमिट करके 3% हो सकता है। उससे ज्यादा वो फिस्कल डेफिसिट नहीं कर सकते हैं जब तक कि सेंटर उनको परमिशन ना दे। तो इसलिए मेरा मानना है कि सेंटर इतना आसानी से अपना डेफिसिट नहीं बढ़ा सकते जितना कि सेंटर कर सकता है। तो स्टेट्स को वो भी एक लिमिटेशन है कि वहां पे उनका फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा तो उनको परेशानी बढ़ेगी। और जो तीसरी बात जो है कि जो हमारे जो इतने सारे प्रोग्राम्स हैं जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, उनका भार भी स्टेट्स के ऊपर ज्यादा पड़ता है, सेंटर के ऊपर उतना नहीं पड़ता है। और खासकर पैंडेमिक के दौरान ये भार काफी बढ़ गया था स्टेट्स के ऊपर। तो मेरा मानना है कि अगर सेंटर कुछ और घटा दे, अभी जीएसटी इतना अच्छा चल रहा है, डायरेक्ट टैक्सेस इतना अच्छा चल रहे हैं, तो सेंटर अगर जो एक्साइज ड्यूटी और घटा देगा तो उसको जो फिर भी जो उतना लॉस नहीं होगा जो कि स्टेट्स का हो जाएगा अगर वो जो कटौती करेंगे। नरेंद्र सर, आपके पास आता हूं मैं। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा जो है ऑयल एक्सपर्ट जुड़ गए। सर, सवाल सबका यही है कि वो जो मैंने शुरुआत में पूछा था कि ऑफिस की स्थिति सी होती जा रही है, राजनीति हो जा रही है कि सेंटर कहता है कि हमने दाम घटाए थे पहले, अब तुम घटाओ। स्टेट कहता है, जो कि नॉन बीजेपी राज्य कह रहा है एक्साइज ड्यूटी, आप तो कह रहे हो जीडीपी बढ़ रहा है, आप तो कह रहे हो जीएसटी बढ़ रही है, तो आप घटा दो। इसमें पिस तो आम आदमी रहे। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे घटाने की कितनी आशंकाएं हैं दोनों तरफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं तो एक्शन लेना पड़ेगा? नहीं, देखिए, आमतौर से अगर आप इसको ईमानदारी से हम लोग सोचते हैं तो टैक्सेस सरकार इसलिए लगाती है कि आपको कहीं ना कहीं सरकार ने कुछ प्रदान किया या सरकार की कोई भूमिका रही। पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, टर्बाइन फ्यूल जो हमारे देश में है, अगर आप उसको देखते हैं तो शुरू से लेकर के यानी पूरी दुनिया में जाकर के तेल को लेकर के आना 86%
आयात करते हैं, फिर उसको रिफाइनिंग का सारा काम कराना, उसके बाद देखना कि पूरे देश में उसका वितरण सही हो, और वितरण के साथ साथ ये देखना कि सारा जो सिस्टम है वो काम करे। और उसके अलावा जितने भी वहाँ टैक्सेस कलेक्ट करे जाते हैं, पेट्रोल पंप पे मैं और आप जाकर के देते हैं, उसमें भारी मात्रा 50% की लगभग टैक्सेस की होती है, तो उसमें केंद्र को कितना देना है, राज्य को कितना देना है, और वो कलेक्शन करना, मतलब जो राज्यों का टैक्स होता है, सेस भी, कई राज्य सेस भी लगाते हैं वेट पे, वो भी उसको भी इकट्ठा करना और राज्य सरकारों को दे देना, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की, सारा काम सेंटर करता है। यानी राज्य सरकार किसी भी दल की वहां पे सत्ता में हो, उसका जो कंट्रीब्यूशन इस बात में कि पेट्रोल डीजल जो है, कोई सेवा या कोई मेहनत, कुछ भी नहीं, किसी भी राज्य सरकार की, किसी भी सत्ता की हो, कोई उनको छोटी उंगली नहीं उठानी पड़ती, जिसको कहना चाहिए, और उनको और केंद्र सरकार ही टैक्स कलेक्ट करके उनको देती है, चाहे आज बीजेपी की है, कल कांग्रेस की थी, या आने वाले समय में किसी की हो। मैं एक आम बात कर रहा हूं आपसे, तो उसमें राज्य सरकार का थोड़ा सा जो मिलता है उनको, वो टोटल पूरा का पूरा एक तरह का वो बोनस होता है, क्योंकि उनका कोई कतई कोई काम नहीं होता इसके अंदर। पूरी जो एक साइकिल है, साइकिल के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन 0 होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि उसमें परंपरा ये रही है कि जब भी आप इतिहास उठा लीजिए 50 साल का, जब भी केंद्र सरकार ने एक्साइज कम किया है, तो राज्य सरकारें तमाम जो है वो लगभग उसी अनुपात में, उसी हिसाब से लगभग 12 बजे रात को वो अपने टैक्सेस कम कर देते थे। नवंबर में हमने ये देखा, ईमानदारी से बता रहे हैं कि ऐसा नहीं किया गया, बल्कि उस पर राजनीति हुई, उस पर सवाल भी उठाए गए, और तो उसको लेकर के थोड़ा जो एक इक्विलिब्रियम चलता आ रहा था, उसमें एक स्कोप पैदा हो गया कि वहां पे जो है बयानबाजी हो जाए। अब बंगाल भी कर रहा है, महाराष्ट्र भी कर रहा है, और राज्य भी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा सेंसिटिव एरिया है, इसमें बातचीत राज्य सरकारों को, केंद्र की ये होनी चाहिए कि आप किस तरह से राहत दे सकते हैं। नरेंद्र, सवाल यह है कि अब यहाँ से सोल्यूशन क्या है, क्या कोई तरीका निकाला जा सकता है? और आखिरी सवाल है मेरे पास, शायद 1 ही मिनट का समय बचा होगा, तो लेकिन अब यहाँ से क्या कोई तरीका निकाला जा सकता है कि जो स्टेट्स हैं उनका थोड़ा सा राजस्व भी बच जाए और एक्साइज और वो भी वैट काट दें? क्या कोई सोल्यूशन पे आया जा सकता है? क्योंकि कहीं तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, आम आदमी के तो पसीने छूट रहे हैं यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, और तरीका एक ही है। देखिए, वो जीएसटी में तो अभी लाने की स्थिति है नहीं, कोई राजनीतिक दल नहीं चाहता, कोई राज्य नहीं चाहता। तो अब ये है कि इसमें यह है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें बैठ करके बातचीत करें, सबके वित्त मंत्री, और ये देखें कि आम आदमी को राहत कैसे दी जाए। मुद्दा ये नहीं होना है, मुद्दा ये है कि आम आदमी को राहत कैसे देनी चाहिए। जब तक बातचीत नहीं होगी राज्य और केंद्र में, और उस कोई रास्ता और निकल नहीं सकता है। बयानबाजी, राजनीति से आम आदमी को राहत नहीं मिल सकती है। दूसरी बात ये, कोई उम्मीद करे कि राज्य सरकारों या केंद्र एकदम जो टैक्सेस कम कर देंगे वो राहत उससे हो जाए, वो भी कोई सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है। बैठ के बातचीत करनी चाहिए। अभी जीएसटी में तो आ नहीं सकता, लेकिन दूसरा क्या रास्ता हो सकता है? जब तक बैठ के बातचीत नहीं होगी, बयानबाजी कलकत्ता, बम्बई, जयपुर से होगी या चंडीगढ़ से होगी या किसी भी राज्य, वो तो कोई नहीं होगा। बातचीत ही एकमात्र तरीका है, क्योंकि तेल की कीमतें आने वाले दिनों में कम हो जाएंगी, ऐसा मुझे कतई नजर नहीं आता। टाटा सन्स ने अपने एयरलाइन बिजनेस को मजबूती देनी शुरू कर दी है। एयर इंडिया ने एयर एशिया इंडिया के अधिग्रहण का प्रस्ताव दिया है। एयर इंडिया ने इस मर्जर के अप्रूवल के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को अप्रोच किया है। फिलहाल टाटा सन्स के पास एयर एशिया इंडिया के 84% हिस्सा है। एयर इंडिया के प्रस्ताव पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। एयर इंडिया के नए मालिक यानी कि टाटा ग्रुप ने अब एयर एशिया इंडिया एयरलाइन को पूरी तरीके से अधिग्रहित करने के लिए यानी कि उसमें 100% स्टेक हासिल करने के लिए कदम बढ़ा दिया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि इस दिशा में टाटा ग्रुप ने बाकायदा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस या चिट्ठी भी दी है, आवेदन किया है, और कोशिश ये है कि बहुत जल्द एयर एशिया इंडिया में भी उनका जो स्टेक, मौजूदा जो स्टेक है 83.67% जो है उसको बढ़ा करके 100% किया जाए। अगर एयर एशिया इंडिया एयरलाइन का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें टाटा ग्रुप का जो टाटा सन्स का हिस्सेदारी है वो 83.67% है, जबकि बाकी का 16.33% की जो हिस्सेदारी है वो मलेशिया की एयर एशिया ग्रुप के पास में है। तो टाटा ग्रुप ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है कि कंपटीशन कमीशन उनको जल्द इस बात की मंजूरी दे कि वो 100% हिस्सेदारी एयर एशिया इंडिया में वो हासिल कर पाए। लेकिन ये इकलौती एयरलाइन नहीं है, क्योंकि हमने ये देखा कि पिछले साल एयर इंडिया में इसकी बोली 18,000 करोड़ रुपए की लगा करके टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को अपने लिए हासिल किया था। उसके बाद एयर एशिया इंडिया में भी 100% स्टेक हासिल करना चाहता है, और
विस्तारा एयरलाइन जो कि एक फुल सर्विस एयरलाइन है, इसमें भी टाटा ग्रुप की 49% स्टेक है और उसमें भी कोशिश ये की जा रही है कि ये जो चारों एयरलाइन हैं इसको एक ही छत के नीचे लाया जा सके। जो चौथी कंपनी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो एक ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है AISATS, और इन चारों कंपनियों को एक साथ ला करके टाटा ग्रुप की कोशिश यही है कि वो दोनों ही दिशाओं में, यानी कि डोमेस्टिक ऑपरेशन में, घरेलू उड़ानों में भी और साथ ही इंटरनेशनल रूट पर भी वो अपना दबदबा बना सके, बेहतर सेवाएं दे सके। तो एक बड़ा बदलाव यहाँ पे टाटा ग्रुप से होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें एयर एशिया इंडिया एयरलाइन में 100% स्टेक हासिल करने के लिए कॉम्पिटिशन कमीशन को आवेदन दिया जा चुका है और कोशिश यही है कि जो मौजूदा स्टेक है करीब 84% का, उसको 100% तक पहुंचाया जाए। और सूत्र ये बता रहे हैं कि माना यह जा रहा है कि मई के महीने में ये अप्रूवल, ये मंजूरी CCI की तरफ से लगभग मिल भी जाएगी। केंद्र सरकार की व्हाइट गुड्स PLI स्कीम के दूसरे राउंड के लिए 19 दिग्गज कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है और 1500 करोड़ के निवेश का वादा किया है। इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए ET Now स्वदेश संवाददाता समीर दीक्षित ने DPIIT के एडिशनल सेक्रेटरी अनिल अग्रवाल से खास बातचीत की। देखिए उन्होंने इस बातचीत में क्या कुछ कहा। कितनी कंपनियां आगे आई हैं, निवेश कितना रहने वाला है और आपको क्या लगता है कि इसका फाइनल सिलेक्शन वो कब तक हम कर पाएंगे? PLI स्कीम जो वाइट गुड्स की है, जिसमें एयर कंडीशनर्स और LED के कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार ने अप्रूव किया है, उसके सेकेंड राउंड के एप्लीकेशंस हमने 25 अप्रैल को क्लोज किया है और उसमें हमारे पास कुल 19 नए एप्लीकेंट्स हैं, जिनमें कि 8 कंपनीज हैं जो एयर कंडीशनर्स के लिए हैं एंड देर आर 11 कंपनीज व्हिच आर कमिंग इनटू द LED सेगमेंट। टोटल कमिटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट for ACs is about 1,060 crores and for LEDs is about 500 crores. So total मिलाकर के करीब 1550 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कमिट किया है इन कंपनीज ने। ओके। इसके पहले वाला जो हमारा राउंड था, जो हम लोगों ने लास्ट ईयर किया था, उसमें टोटल 52 कंपनीज ने अप्लाई किया था। हमने 42 कंपनीज को सिलेक्ट किया है इसमें और उसमें देयर कमिटमेंट इन्वेस्टमेंट इज अबाउट 4,600 crores. There are 6 companies which are under process for FDI approvals. Their commitment is about 900 crores. और अगर हम इन तीनों को मिलाकर के देखें तो हमारा जो टोटल कमिटमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू AC and LED scheme is now crossing 7,000 crores. So this is actually one of the very exciting outcomes of this second round of applications. तो जो 19 कंपनियां अभी जिन्होंने आवेदन किया है, इनका फाइनल सिलेक्शन हम कब तक कर पाएंगे और जो टोटल प्रोडक्शन वैल्यू हम देख पा रहे हैं आने वाले अगले 5 सालों में, वो लगभग कितनी रह सकती है? हम लोगों ने पिछली बार जब हमारे पास पहली राउंड में हमने एप्लीकेशंस विंडो खोले थे, हमने इन लेस देन 60 days we had completed the selection process and in this time again we will try to do it within the next 60 days. So all these 19 companies will know whether all their paperwork is complete and all other compliances that are required to be done are complete or not. So 60 दिन के अंदर हम ये announce करेंगे। और सितंबर के बाद कॉटन के भाव में गिरावट आ सकती है। अरविंद लिमिटेड के ED कुलिन लाल भाई ने ET Now स्वदेश के संवाददाता खुशबू तिवारी से खास बातचीत में कहा कि ओमिक्रॉन के बाद बिजनेस में तेजी से रिकवरी दिख रही है। और क्या कहा उन्होंने इस बातचीत में, चलिए देखते हैं। हमने देखा है कि किस तरह से रिकवरी इंडस्ट्री में पूरी तरह से देखने को मिल रही है। ओवरऑल रिकवरी किस तरह से आप देख रहे हैं, आगे चलते हुए भी ग्रोथ में ये कितना ट्रांसलेट होगा? ये लोग जब बाहर आके ख़रीदारी भी कर रहे हैं, ये जो परचेजिंग पावर है और ये जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं लोगों के साइड से, ये ग्रोथ में कितना ट्रांसलेट होगी? इस बार कोविड वेव के बाद रिकवरी काफ़ी फास्ट हुई है। कस्टमर्स का जो डर था, फियर था, वो इस बार कम रहा है। तो ऐसा दिख रहा है हमें बड़े शहर में, छोटे शहर, सब जगह पे कि कस्टमर्स वापस स्टोर्स में, दुकान में आने लगे हैं। ऑलमोस्ट हर एक कैटेगरी जो है और हर एक प्राइस पॉइंट में ब्रांड्स आर सीइंग ग्रोथ। प्री कोविड के जो बेस था उस पर ग्रोथ दिख रहा है। तो इंडस्ट्री एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि अच्छा डबल डिजिट ग्रोथ होगा इस साल में। ऑफ कोर्स होप है कि दूसरा कोई कोविड जैसी समस्या नहीं आनी चाहिए, बट अदरवाइज़ फंडामेंटली डिमांड अभी काफ़ी मजबूत दिख रहा है। तो कोविड की जो नई लहर की आशंकाएं हैं, उसको आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? अभी कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। ऐसी
डिजीज़ में, पर ग्लोबली हम देख रहे हैं कि लोग कोविड के साथ जीना सीख गए हैं। तो होप है कि हर एक वेव का डिसरप्शन कम होता है। हमने देखा ओमिक्रॉन में उसका इम्पैक्ट काफ़ी कम था कंपेयर टू द डेल्टा वेव। तो जो भी आएगा फ्यूचर में, होप इज़ कि उसका डिसरप्शन और कम होगा। तो PLI स्कीम के तहत ही आप लोगों को मंजूरी भी मिली है टेक्निकल टेक्सटाइल्स और साथ ही मैनमेड फाइबर के लिए भी। वहाँ से कितना बूस्टअप आपको एज अ कंपनी मिलेगा और आगे इस सेक्टर के लिए कितना महत्वपूर्ण है इस तरह की स्कीम्स आपकी? ये PLI स्कीम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडिया को मैनमेड फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल्स में उसका मार्केट शेयर बढ़ाना है ग्लोबल टेक्सटाइल ट्रेड में। तो अगर ये जो रिस्पांस मिला है ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का रिस्पांस PLI स्कीम में, इससे जो इन्वेस्टमेंट है ये सेक्टर में के लिए वो बढ़ने वाला है। एंड आई एम श्योर कि विथ इम्प्लीमेंटेशन हमारा एक्सपोर्ट शेयर भी बढ़ेगा। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। अरविंद टेक्निकल टेक्सटाइल्स में एक लीडर है। हम बहुत ही सीरियस है अबाउट स्केलिंग अप दिस बिजनेस। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और PLI जैसा स्कीम इज़ वेरी गुड फॉर द सेक्टर। हम इनपुट कॉस्ट पर भी बात कर रहे हैं कि किस तरह से सभी ने इंडस्ट्री में देखा है कि किस तरह से दबाव देखने को मिला है। इसका ओवरऑल आप लोग के इम्पैक्ट किस तरह से पड़ा है, आपने किस तरह से हाइक्स ली हैं और क्या एक्सपोर्ट्स पर भी इसका कोई असर देखने को मिलेगा? अभी सबको ये प्राइस इंक्रीज पास ऑन ही करनी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी कॉटन प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही है। अभी तक हमें हमारा मास प्रीमियम डोमेस्टिक सेगमेंट में डिमांड डिस्ट्रक्शन देखा नहीं है हमने अभी तक। एक्सपोर्ट्स में थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है टू पास ऑन प्राइसेस, बट विद टाइम वो भी पास ऑन हो जाएंगे। एंड द होप इज़ कि ये जो एक्सेसिव कॉटन प्राइसेस, ये वंस द न्यू क्रॉप कम सितंबर के बाद, द होप इज़ कि ये प्राइसेस भी नॉर्मलाइज हो जाएंगे। सो नेक्स्ट 5-6 मंथ्स चैलेंजिंग रहेंगे, प्राइस इंक्रीजेज लेने पड़ेंगे सबको, बट मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म वी बिलीव कि ये सॉल्व हो जाएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी बिजनेस वर्ल्ड की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ET Now स्वदेश।